डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बन जाए, दो से चार, मतलब डीएनए का डबल हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। मीन्स उसके जो स्ट्रक्चर है वो रिपीट हो रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से क्या होता है? एक सेल दो सेल बनती है, जैसे सेल डिवीजन होता है ना, तो जब तक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तब तक सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए लिविंग मॉलिक्यूल इसको बोला जाता है, डीएनए को बोला जाता है लिविंग मॉलिक्यूल। क्यों बोला जाता है? डीएनए इज ओनली मॉलिक्यूल दैट कैपेबल फॉर सेल्फ डुप्लीकेशन। डीएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपनी कॉपी डबल करने की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा और जो दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, ये सब अब इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि अपनी संख्या को वो बढ़ा पाएं। जैसे प्रोटीन को अगर डबल होना होगा या प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा तो वो आरएनए के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन डीएनए जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। या आरएनए को कॉपी बनाना होगा तो वो डीएनए के ऊपर डिपेंड होता है, डीएनए से आरएनए बनेगा। लेकिन डीएनए से ही डीएनए बन जाता है, इसलिए डीएनए के पास एक कैपेसिटी है सेल्फ डुप्लीकेशन की, इसलिए डीएनए को बोला जाता है लिविंग मॉलिक्यूल। मान लीजिए ये सेल है, तो सेल के अंदर यहाँ पे क्या होंगे? क्रोमोसोम होंगे। तो 2n इजकल टू 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर। तो जब सेल जो होता है, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं और दोनों सेल के अंदर अगर 2n इजकल टू 46 है, 2n इजकल टू 46 है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? माइटोसिस। मतलब एक सेल से दो सेल बन गए और दोनों सेल में बराबर क्या हो? क्रोमोसोम नंबर हो, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? माइटोसिस। अब अगर हम टोटल यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या अगर देखते हैं तो इसमें 46 और इसमें भी 46, मतलब यहाँ कितने हो गए? 92। और इस पेरेंट सेल में तो कितने थे? 46। इसका मतलब इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम की संख्या कहीं पे डबल हुई होगी, मतलब डीएनए सिंथेसिस हुआ होगा। अगर डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो इसका मतलब क्रोमोसोम भी डबल नहीं हो पाएगा। तो जब सेल डिवीजन करना होता है तो सेल डिवीजन से पहले डीएनए रेप्लिकेशन बहुत जरूरी है। इसलिए जब आप लोग सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि यस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन डज नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर मियोसिस हो रहा होगा, तो मियोसिस में ये सेल है, इस सेल के अंदर 2n इजिकल टू 46 होंगे और इससे क्या बन जाता है? चार सेल बन जाती हैं। ठीक है, इससे क्या बन जाएंगी? चार सेल बन जाएंगी और चारों सेल के अंदर क्या होगा? हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे। हैप्लॉइड मतलब n इजिकल टू 23। टोटल आप इसको भी काउंट करेंगे तो टोटल काउंट आपका देखेंगे कि यहाँ भी 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसका मतलब पेरेंट में तो 46 ही थे, यहाँ पे 92 हो गए। इसका मतलब यहाँ भी क्या हुआ होगा? डीएनए रेप्लिकेशन हुआ होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मियोसिस। मियोसिस के दौरान क्या होता है? एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं और माइटोसिस के दौरान क्या होता है? एक डिप्लॉइड सेल से दो डिप्लॉइड सेल बनते हैं। तो इसमें क्या हुआ? क्रोमोसोम जस्ट डबल हो जाता है। बिना डीएनए रेप्लिकेशन के ये संभव नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो तीन प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ साइंटिस्टों का कहना था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा वो कंजर्वेटिव वे में होगा, कुछ का कहना था ये सेमी कंजर्वेटिव में होता है, कुछ साइंटिस्टों का कहना था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो डिसरप्टिव वे में होता है। तो इसका मतलब क्या है हम समझेंगे। ठीक है, डिसरप्टिव डीएनए रेप्लिकेशन। डिसरप्टिव डीएनए रेप्लिकेशन देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था मैक्स डेलब्रग।
उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए ये डीएनए है हमारा, ये डीएनए है, तो इस डीएनए में क्या हो जाएगा, डिसरप्टिव डीएनए रेप्लिकेशन के केस में बताया उन्होंने कि ये डीएनए जो होता है वो ब्रेक हो जाएगा फ्रेगमेंट में, ऐसे इसका क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाता है। और यहाँ फ्रेगमेंट होने के बाद मान लीजिए कि ये ओल्ड डीएनए है इतना, और ये मान लीजिए यहाँ फ्रेगमेंट होके आ गया, तो ये ओल्ड डीएनए है, इससे ये इतना ओल्ड डीएनए होगा और यहाँ से इसका नया डीएनए बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो डिसरप्टिव वे में होता है। मतलब डीएनए पहले ब्रेक होगा फ्रेगमेंट में, और देन जो फ्रेगमेंट होगा वो अपने आप को क्या कर लेगा, ग्रो करवा लेगा, मतलब रिप्लिकेट कर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो नया डीएनए होता है उसमें आधा जो होगा ओल्ड होगा और आधा नया होगा। तो इसमें देखिए ये वाला इन्होंने बताया कि जैसे ये ओल्ड होगा और ये वाला न्यू स्ट्रैंड होगी, मतलब ये वाला नया होगा और ये वाला ओल्ड होगा। यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि ये वाला ओल्ड होगा और ये वाला न्यू होगा। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा मॉडल था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का, वो था कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन देने वाले जो साइंटिस्ट थे ये थे डेविड ब्लॉच नाम के साइंटिस्टों ने डेविड ब्लॉच नाम के साइंटिस्ट ने कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन दिया। उन्होंने बताया कि ये मान लीजिए आपका डीएनए है, तो इस डीएनए से दो डीएनए बनेंगे। जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो एक डीएनए बनेगा जो वो टोटल का टोटल जो होगा वो ओल्ड होगा और एक टोटल का टोटल नया हो जाता है। ठीक है, इन्होंने बताया ये जो होगा, मान लीजिए ये ओल्ड है तो ये वाला नया होगा। एक डीएनए से जब दो डीएनए बनते हैं तो एक न्यू डीएनए बनेगा और एक ओल्ड डीएनए बनता है, उसका मतलब होता है कंजर्वेटिव। मतलब एक डीएनए टोटली क्या होगा, कंजर्व्ड होगा और एक टोटली नया होगा। जो ओल्ड वाला होगा उसको कंजर्व्ड डीएनए बोलते हैं और जो नया सिंथेसिस होगा उसको न्यू स्ट्रैंड बोलेंगे, न्यू डीएनए बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा मॉडल है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन दिया वाटसन एंड क्रिक ने। इसको प्रूफ करने वाले मेसेल्सन एंड स्टॉल थे। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और लेकिन जो ये मॉडल दिया था ये थे हमारे वाटसन और क्रिक ने। इन्होंने बताया कि मान लीजिए ये डीएनए है आपका, ये डीएनए है, तो इस डीएनए की जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो दो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगी, और जो नया डीएनए बनेगा, नया जो ये वाला डीएनए बनेगा, इसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड होगी और एक नई स्ट्रैंड होगी। ठीक है, एक स्ट्रैंड जो होगी इसकी ये कैसी होगी, नई होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ भी इसी प्रकार हुआ होगा कि ये जो डीएनए है इसकी एक ओल्ड स्ट्रैंड होगी और एक न्यू स्ट्रैंड होगी। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए की दो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगी और दोनों स्ट्रैंड अपना क्या करेंगी, रेप्लिकेशन कर लेंगी, और उसके बाद वो डबल स्ट्रैंड डीएनए बना लेती हैं। तो जो डबल स्ट्रैंड डीएनए नया वाला बनेगा उसकी एक स्ट्रैंड पुराने वाले पेरेंट डीएनए की होगी और एक स्ट्रैंड जो होगी वो न्यू सिंथेसाइज वाली होगी, जो नया सिंथेसिस हुआ डीएनए की। और ये जो दो मॉडल हैं आपके कंजर्वेटिव एंड डिसरप्टिव, ठीक है, ये माने नहीं जाते हैं, ये इनसे पहले इनको दिया गया था। ठीक है, ये जो दो मॉडल हैं, ये इनको नहीं एक्सेप्ट किया गया है, और सबसे ज्यादा अगर एक्सेप्टेड मॉडल है तो वो हमारा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में होता है। इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे वाटसन एंड क्रिक, proposed by वाटसन एंड क्रिक, और इसको प्रूफ किया मेसेल्सन एंड स्टॉल ने 1958 में।
मेसेल्सन और स्टॉल ने प्रोकैरियोट के ऊपर प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में होता है। और प्रोकैरियोट कौन सा यूज किया इन्होंने? ई कोलाई बैक्टीरिया यूज किया। यहाँ पे इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया यूज किया। और मीडियम कौन सा यूज किया? ये तो हो गया हमारा बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। और मीडियम जो यहाँ पे यूज किया था इन्होंने अमोनियम क्लोराइड। मीडियम अमोनियम क्लोराइड का हैवी आइसोटोप यूज किया था इन्होंने मीडियम के फॉर्म में। और मेसेल्सन और स्टॉल ने प्रूव करके बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव में होता है। और इन्होंने प्रोकैरियोट के ऊपर काम किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे साइंटिस्ट थे टेलर ने भी 1958 में अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने प्रोकैरियोट की जगह पे यूकैरियोट के बारे में बताया। यूकैरियोट के सेल में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में होता है। और इन्होंने जो यूकैरियोट यूज किया वो था विसिया फेवा के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और यहाँ पे जो यूज किया था इन्होंने तो रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन की मदद से इन्होंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में होता है। थाइमिडीन जो है आप लोग को पता है एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए में पाया जाता है, उसका उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉर्म यूज कर लिया। ठीक है, और उससे पता चल जाता था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव, नया स्ट्रैंड पता चल जाएगा। ठीक है, नया स्ट्रैंड जब पता चल जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में हो रहा है। टेलर का जो एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नीट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और यूकैरियोट में ये किसके ऊपर काम किए थे? विसिया फेवा, ये याद रखिएगा। ये तो कई बार रिपीट हुआ है, पिछले 2-3 साल के अंदर ही रिसेंटली इसको पूछा जा चुका है। मेसेल्सन स्टॉल का तो पूछता ही रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन और स्टॉल ने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव में होता है। मेसेल्सन और स्टॉल ने एक प्लेट ले लिया और उस प्लेट के ऊपर, यहाँ प्लेट के अंदर मीडियम रख दिया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन यूज किया था इन्होंने वो था हैवी आइसोटोप। अमोनियम क्लोराइड मीडियम यूज किया, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप यूज किया। आपको पता है नॉर्मल जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक वेट N14 होता है। यहाँ पे जो इन्होंने अमोनियम क्लोराइड मीडियम यूज किया उसका एटॉमिक वेट N15 है। ठीक है, तो इसका इन्होंने हैवी आइसोटोप लिया और इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया को डाला। ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने डाल दिया, ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो किया। तो जब ई कोलाई बैक्टीरिया को इसमें ग्रो करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि इसमें, इस मीडियम में अमोनियम क्लोराइड है, हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का। तो ये अमोनियम क्लोराइड का जो नाइट्रोजन होगा वो ये जब ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होगा, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनेगा, 2 से 4 बनेगा। जब अपना सेल डिवीजन करेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन भी करेगा। और जब डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा होगा तो वो अपने चारों तरफ का मीडियम ही तो यूज करता है न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, और न्यूक्लियोटाइड में उसके क्या चला जाएगा? हैवी आइसोटोप चला जाएगा। ठीक है, तो जब नया डीएनए बनेगा उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो हैवी हो जाएगा, मतलब वो हैवी डीएनए बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट निकला तो नाइट्रोजन N15 जो था
मतलब हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेटेड विथ डीएनए ऑफ ई कोलाई। तो ई कोलाई के डीएनए के साथ जो है इसका हैवी आइसोटोप वो है वो उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया। तो इस अगर अब इस वाले बैक्टीरिया का हम डीएनए आइसोलेट करते हैं, इसका डीएनए आइसोलेट करते हैं, अगर डीएनए आइसोलेट करते हैं और इस डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे, इस डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कुछ यहाँ पे इसके बैंड मिलेंगे, ये डीएनए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये हम यहाँ क्या करवा रहे हैं, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डीएनए हैवी वाला डीएनए बना है बैक्टीरिया के अंदर या लो मॉलिक्यूलर वेट वाला बना है, मतलब नॉर्मल डीएनए बना है या हैवी डीएनए बना है, इसको हम पता कैसे करेंगे। तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवा लेते हैं और उसकी वजह से हमको पता चल जाता है कि जो डीएनए नया बना है वो कैसा हैवी वाला है या नॉर्मल वाला बना हुआ है। तो यहाँ पे जो डीएनए की बैंड आती है उसको हम लोग बोलते हैं वो कैसा होगा, वो हैवी डीएनए होगा। ठीक है, वो हैवी डीएनए होगा। इसका मतलब ये जो डीएनए नया वाला बना, इस डीएनए की दोनों स्ट्रैंड, जो नया वाला डीएनए बना होगा, इसको हम अगर सीधा सीधा ऐसे लिख लेते हैं 5 to 3 प्राइम एंड 3 to 5 प्राइम, तो इसकी दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगी, N15 वाली होंगी। ये दोनों स्ट्रैंड जो होंगी ये N15 वाली होंगी। और जब दोनों स्ट्रैंड N15 की हैं, इसका मतलब ये हैवी डीएनए है। और N14 अगर होता, अगर डीएनए ये नॉर्मल जब स्टार्टिंग में बैक्टीरिया होगा तो उसका जो डीएनए होगा वो N14 वाला होगा। ठीक है, इसका जो मान लीजिए यहाँ पे डीएनए बना लिए, तो इसमें जो दोनों स्ट्रैंड होंगी उसमें N14 और N14 वाला डीएनए होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये क्योंकि ये मीडियम कैसा यूज किया हमने, अमोनियम क्लोराइड मीडियम यूज किया, इसकी वजह से इस मीडियम को यूज करके ही बैक्टीरिया अपना डीएनए रेप्लिकेशन किया होगा। तो यही अमोनियम क्लोराइड का जो हैवी नाइट्रोजन है ये इसके डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया और यहाँ पे डीएनए इसका जो मिला वो हैवी डीएनए मिला। और ये हम पता कैसे किए कि डीएनए हैवी मिला है या लो वाला मिला है, ये हम लोग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं सीजियम क्लोराइड से। ठीक है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, दो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब होती हैं, उन दोनों ट्यूब को हम लोग ऐसे ले लेते हैं और इस ट्यूब के अंदर अपना जो है डीएनए भर देंगे बैक्टीरिया का और फिर इसको तेजी से रोटेट करेंगे। जब तेजी से रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद, बहुत तेजी से रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद क्या होता है कि इसी सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में अगर डीएनए यहाँ पे मिले तो वो डीएनए जो होगा वो हैवी डीएनए होगा, और डीएनए अगर बीच में मिलता है तो वो डीएनए जो होगा हाइब्रिड होगा, और डीएनए अगर यहाँ पे मिलता है तो वो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला डीएनए होगा, मतलब N14 वाला डीएनए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीएनए मिलेगा वो कौन सा होगा, हैवी डीएनए, और जो यहाँ पे डीएनए मिलेगा वो हाइब्रिड डीएनए होगा, हाइब्रिड डीएनए होगा। और जो यहाँ पे डीएनए होगा वो लाइट डीएनए होगा या लो मॉलिक्यूलर वेट डीएनए होगा। ठीक है, तो इसमें लाइट डीएनए में क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड जो होंगे डीएनए की वो दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगे, N14 वाले होंगे, दोनों स्ट्रैंड जो होंगे वो N14 वाले होते हैं। तो जो यहाँ पे डीएनए मिलता है वो N14 वाला डीएनए होगा, और यहाँ हाइब्रिड वाले में क्या होता है कि एक स्ट्रैंड जो होगी उसकी डीएनए की वो कैसी होती है, N14 होगी, और एक स्ट्रैंड जो होगी वो
N15 होती है। मतलब एक स्ट्रैंड में हैवी जो है डीएनए इनकॉर्पोरेट, एक स्ट्रैंड में यहाँ पे, मतलब एक स्ट्रैंड में यहाँ पे क्या हुआ, हैवी नाइट्रोजन इसके साथ इनकॉर्पोरेट हुआ है डीएनए के साथ, और एक में जो है वो लो नाइट्रोजन, जो मतलब एक स्ट्रैंड में जो है वो नॉर्मल वाला नाइट्रोजन है। और हैवी नाइट्रोजन, हैवी डीएनए के केस में क्या होता है, और हैवी डीएनए के केस में क्या होता है, ये से मान लीजिए ये डीएनए है हमारा, तो इस डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो होंगी वो N15 वाली होंगी, ये वाली भी N15 होगी, ये वाली भी N15 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंट्रीफिकेशन करवाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे पाया जाएगा वो लाइट डीएनए होगा, जो लास्ट में चला जाएगा वो हैवी डीएनए होगा, और जो बीच में होगा वो हाइब्रिड डीएनए होगा। तो सेंट्रीफिकेशन जब करवाते हैं तो क्या होता है कि सीजियम का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होता है और सीजियम का कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे कम होता है। इसकी वजह से जो हैवी डीएनए है वो इधर की साइड में भाग जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन। और अगर हम सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम जो मीडियम यूज किए थे अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन की हाईबी आइसोटोप की, हमने जो मीडियम यूज किया था उसका नाइट्रोजन डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो मैसेल्सन और स्टॉल ने क्या किया है, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और उस ई कोलाई बैक्टीरिया को अमोनियम क्लोराइड के हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन के मीडियम में ग्रो करवाया, और ग्रो करवाने के बाद उसका सेंट्रीफिकेशन कर लिया, और सेंट्रीफिकेशन करने के बाद देखा कि उसका जो डीएनए था वो हैवी डीएनए हो गया, मतलब N15 वाला डीएनए हो गया। जो उसकी दोनों स्ट्रैंड होंगी उसमें जो नाइट्रोजन पाया जाएगा वो N15 वाला होगा। ठीक है, और जो नॉर्मल डीएनए होता है उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो N14 वाला होता है। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या किया कि वो बैक्टीरिया जो था, ये पेट्री प्लेट में उन्होंने बैक्टीरिया ग्रो किया था। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो उन्होंने यहाँ पे ग्रो किया था, अब उस इकोलाई बैक्टीरिया को निकाल लिया वहां से, और इस इकोलाई बैक्टीरिया को फिर 20 मिनट के लिए नॉर्मल मीडियम में ग्रो किया। नॉर्मल मीडियम में ग्रो किया, तो ये नॉर्मल मीडियम जब नॉर्मल मीडियम में उन्होंने इस इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो किया, तो ये एक इकोलाई बैक्टीरिया से दो इकोलाई बैक्टीरिया बन गए। फिर उसको 20 मिनट के लिए, अगला 20 मिनट के लिए फिर से इन्होंने क्या किया, नॉर्मल मीडियम में ग्रो किया। तो 2 इकोलाई बैक्टीरिया से 4 इकोलाई बैक्टीरिया बन गए। 4 इकोलाई बैक्टीरिया बन गए। अब यहाँ पे जो हमने इकोलाई बैक्टीरिया लिया था, तो पहले किस वाले मीडियम से लिया था हमने, अमोनियम क्लोराइड का जो मीडियम था वो N15 वाला मीडियम था। यहाँ पे N15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां से जो ये वाला बैक्टीरिया, हम फर्स्ट बैक्टीरिया लेकर आए हैं, इस बैक्टीरिया में जो डीएनए होगा वो हैवी वाला डीएनए होगा, मतलब कुछ इस प्रकार का डीएनए होगा। ठीक है, इसकी जो दोनों स्ट्रैंड होंगी वो कैसी होंगी, N15 वाली होंगी, ये भी N15 वाली होगी। ठीक है, अब एक इकोलाई बैक्टीरिया जो है 20 मिनट में डिवाइड करके 2 इकोलाई बैक्टीरिया बना देता है। तो जब 2 इकोलाई बैक्टीरिया बने होंगे तो इसकी दोनों स्ट्रैंड क्या हो गई होंगी, सेपरेट हो गई होंगी। तो दोनों स्ट्रैंड जब सेपरेट होंगी तो एक स्ट्रैंड ये अलग हो जाएगी और एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगी, N15 वाली, ये N15 और ये N15, ये दोनों अलग हो गई, और यहाँ पे नया स्ट्रैंड बना होगा, नया स्ट्रैंड यहाँ पे बना होगा। तो जब नया स्ट्रैंड यहाँ पे बना होगा, और मीडियम हम कौन सा यूज कर रहे हैं, नॉर्मल वाला, इसका मतलब जो नया स्ट्रैंड में डीएनए होगा वो नॉर्मल वाला ही होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे डीएनए बना होगा। फिर इससे 2 इकोलाई बैक्टीरिया से फिर क्या बना, 20 मिनट के लिए फिर से हमने ग्रो करवा दिया। तो जब 20 मिनट के लिए फिर से ग्रो करवा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। इससे 2 डीएनए बनेंगे और इससे 2 डीएनए बनेंगे। तो इस वाले डीएनए की दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गई, N15 वाला अलग हो गया इसका, ये वाला, और ये स्ट्रैंड अलग हो गया,
ये N14, और एक इसका अलग हो जाएगा N15, और एक इसका अलग हो जाएगा N14। अब ये दोनों, ये सभी के सभी क्या होंगे, ऐसे अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे। मीडियम कौन सा है, नॉर्मल वाला, तो इसका मतलब नया जो डीएनए बनेगा वो N14 बनेगा, जो नया डीएनए बनेगा वो N14 बनेगा, इसमें भी N14 वाला ही डीएनए बनेगा, इसमें भी N14 वाला ही डीएनए बनेगा। अब अगर हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं तो आपको पता है इस वाले इकोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को आप सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में क्या होगा, यहाँ पे देखो हैवी आइसोटोप है बैक्टीरिया का, तो कुछ यहाँ पे इसका बैंड मिलेगा, ठीक है, ये डीएनए कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि बैक्टीरिया में जो डीएनए है वो कौन सा है, वो हैवी डीएनए है। तो हैवी डीएनए का अगर हम रेप्लिकेशन करते हैं 20 मिनट के लिए बैक्टीरिया का, तो क्या हो जाता है, उसका हाइब्रिड मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, ये देखो N14 N15, ठीक है, ये देखो N14 N15 N14 N15, मतलब यहाँ पे जो डीएनए मिला हमको हाइब्रिड वाला मिला, मतलब एक स्ट्रैंड जो है उसकी 14 है और एक स्ट्रैंड 15 है, तो उसको हाइब्रिड डीएनए बोलते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करवाएंगे तो कुछ डीएनए जो होगा वो लाइट डीएनए होगा और कुछ डीएनए जो होगा वो हाइब्रिड होगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा लाइट डीएनए और ये हो जाएगा हाइब्रिड डीएनए। तो यहाँ पे देखो ये वाला, ये कैसा है, हाइब्रिड है, ये वाला कैसा है, लाइट है, ये वाला देखो N14 N14 मतलब लाइट, ये वाला कैसा है N15 N14 मतलब हाइब्रिड, ठीक है। तो ये वाला हाइब्रिड हो गया और हमारा ये वाला हाइब्रिड हो गया, ये वाला लाइट हो गया और ये वाला लाइट हो गया। इसका मतलब आप ये देखिए कि जो नया डीएनए बनता है उसका जो दो स्ट्रैंड बनेगी वो उसमें से एक स्ट्रैंड ओल्ड वाली होती है और एक वाली नई स्ट्रैंड होती है, यही बताना चाह रहे थे मेसेल्सन और स्टॉल साहब ने, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टोटल देखें कि कितना टाइम लगा, तो 20 मिनट यहाँ लगा, 20 मिनट यहाँ लगा, तो टोटल 40 मिनट में एक इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो 4 बना देता है। तो इसको हम अगर हटा के भी ये भी देखें तो 40 मिनट भी टोटल समय जो होगा वो 40 मिनट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे हमारी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जिससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आते ही रहते हैं। 2022 में एक क्वेश्चन इससे पूछा है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको मिलता ही जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इकोलाई बैक्टीरिया जो है, इकोलाई बैक्टीरिया को 80 मिनट के लिए अलाउ किया गया है ग्रो करने के लिए, और वो इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन के आइसोटोप मीडियम में पहले ग्रो करवाया गया था, ठीक है। और उसके बाद तो ये पूछा जा रहा है कि जो नया वाला 80 मिनट के बाद जो लाइट डीएनए बनेगा और हाइब्रिड डीएनए बनेगा उनका प्रपोर्शन क्या होगा, मतलब उसका रेशियो क्या होगा। तो आप देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक इकोलाई बैक्टीरिया लेते हैं, तो एक इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट में 2 इकोलाई बैक्टीरिया बना देता है, 2 इकोलाई बैक्टीरिया बना देता है। इसका मतलब एक डीएनए होगा, यहाँ पे एक डीएनए होगा और इसकी दोनों स्ट्रैंड जो होंगी वो N15 वाली होंगी, दोनों स्ट्रैंड जो होंगी वो N15 मतलब यहाँ हैवी डीएनए होगा इसका। तो एक से यहाँ पे क्या बन गए होंगे, 2 डीएनए बन गए होंगे, ये देखो 2 डीएनए इसके बन गए। अब इसकी स्ट्रैंड अलग अलग हुई होंगी, ऐसे आप समझिए इसकी दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुई होंगी। देखो पहले तो दोनों स्ट्रैंड N15 वाली अलग हो गई, एक ये N15 वाली अलग हो गई और ये वाली एक N15 वाली अलग होगी, और यहाँ पे एक नई स्ट्रैंड ग्रो की होगी 20 मिनट में, ठीक है। तो ये जो नई वाली होगी वो कौन सी होगी, N14, और इसकी जो नई वाली होगी कौन सी होगी, वो N14। तो इससे 2 स्ट्रैंड डीएनए की बन गई, ठीक है। तो ये हमारा एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया, 2 इकोलाई बैक्टीरिया बन गई। और फिर से इसको हम 20 मिनट के लिए ग्रो करवाएंगे, मतलब 40 मिनट हो जाएगा हमारा। तो 2 से कितना बन जाएंगे, 4 इकोलाई बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो अब इसकी दोनों स्ट्रैंड अलग होंगी पहले, तो इसमें देखो 2 स्ट्रैंड है ना, एक N15 वाली है और एक N14 वाली है।
अब इसकी दोनों की ग्रो करेगी, नया वाला जो डीएनए बनेगा वो तो N14 वाला ही बनेगा, यहाँ पे भी जो बनेगा वो N14 वाला। इसका मतलब इसके दो डीएनए स्ट्रैंड बन गई, और ये जो है एक N15 और ये N14, ये N14 इससे देखो फिर बनेगा, इसकी दोनों स्ट्रैंड अलग होंगी, तो जब इसकी दोनों स्ट्रैंड अलग होंगी तो एक N15 होगा और एक जो है N14 होगा, और जो नया वाला स्ट्रैंड बनेगी यहाँ पे वो कैसा होगा, N14 होगा। अब आप कह रहे होंगे बार बार N14 ही क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम मीडियम कौन सा यूज कर रहे हैं, नॉर्मल मीडियम, तो नॉर्मल मीडियम में नॉर्मल स्ट्रैंड ही बनता है। हैवी आइसोटोप का मीडियम यूज करेंगे तो हैवी आइसोटोप बनेगा। अब यहाँ पे 4 इकोलाई बैक्टीरिया है हमारे पास, 4 इकोलाई बैक्टीरिया से अगर हम थोड़ा देर के लिए और ग्रो करवा देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हम और ग्रो करवाते हैं, ठीक है, 60 मिनट के लिए ग्रो करवाएंगे, ठीक है, तो 60 मिनट के 4 से कितना हो जाएगा, 8 इकोलाई बैक्टीरिया बन जाएंगी, 8 इकोलाई बैक्टीरिया बनेगी, 8 इकोलाई बैक्टीरिया बनेगी। और इसको हम फिर से 20 मिनट के लिए ग्रो करवाएंगे, मतलब 80 मिनट हो जाएगा तब, ठीक है, तो 8 से कितनी बन जाएंगी, 16 इकोलाई बैक्टीरिया बन जाएंगी हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बन गई हमारी। तो अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे जब 8 इकोलाई बैक्टीरिया बनी होंगी तो स्टार्टिंग में जो हमारा हैवी आइसोटोप डीएनए कितना था, N15 की 2 ही स्ट्रैंड होंगी, इसका मतलब जो इसका जो डीएनए होगा, यहाँ पे जो डीएनए होगा तो 8 डीएनए तो बना होगा, लेकिन 8 डीएनए में से 2 डीएनए जो होगा वो कैसा होगा, हाइब्रिड होगा, 2 डीएनए जो होगा वो हाइब्रिड होगा, और उसके अलावा जो 6 बचे होंगे वो कैसे होंगे, लाइट डीएनए होंगे, 6 होंगे वो लाइट डीएनए होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 16 है ना, तो 16 में से 2 इकोलाई के अंदर जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, हाइब्रिड होगा, 2 के अंदर हाइब्रिड होगा, और 14 के अंदर क्या होगा, लाइट डीएनए होगा, मतलब N14 वाला। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 इकोलाई बनी है ना, 4 इकोलाई बैक्टीरिया बनी है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 लाइट वाला हुआ, 2 लाइट एंड 2 हाइब्रिड, और यहाँ पे अगर देखते हैं 2 बना तो दोनों के दोनों क्या हो गए, हाइब्रिड, ये दोनों के दोनों हाइब्रिड हैं, और यहाँ पे तो ये हैवी डीएनए हो गया आपका। अब यहाँ पे रेशियो पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा है प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो देखिए 2:14 आ जाएगा, अगर इसको कट करते हैं तो 1:7 मिल जाएगा हमको। तो 1 क्या है यहाँ पे, 1 हाइब्रिड और 7 जो होगा वो लाइट। अगर हम इसके केस में बात करते हैं तो इसके केस में क्या होगा, 2:6 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 1:3, 1 क्या होगा आपका हाइब्रिड होगा और 3 क्या होगा यहाँ पे लाइट हो जाएगा। और इसके केस में अगर हम बात करते हैं तो 2:2 हो जाएगा, कट करेंगे अगर इसको तो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, मतलब 1 लाइट और 1 हाइब्रिड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 40 मिनट के बाद बताइए लाइट और हाइब्रिड का रेशियो, 60 मिनट के बाद बताइए लाइट एंड हाइब्रिड का रेशियो, और उसके अलावा और कोई भी मिनट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये और या इसके अलावा आप जनरेशन में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि एक जनरेशन के बाद, तो एक जनरेशन के बाद 1 इकोलाई से 2 इकोलाई बन जाएगा, और 2 जनरेशन के बाद 2 से 4 बन जाएगा, मतलब 40 मिनट में 2 जनरेशन हो जाएगी। तो मिनट की जगह पे जनरेशन भी पूछा जा सकता है, जनरेशन टाइम, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, समझना है, ठीक है।